शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पीआईबी के साथ में पीआईबी की पहली न्यूज़ हम देखने वाले हैं। इजराइल और भारत के रिलेशन को ये न्यूज़ बताती है। इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर से पीएम की कुर्सी पर बैठने वाले हैं। इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उनको बधाई दी गई है। तो इससे संबंधित ये न्यूज़ आई है। तो नेतन्याहू की जो टक्कर थी वो किसके साथ में थी? उनके मुख्य प्रतिद्वंदी यार लैपिड। तो यार लैपिड ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। नेतन्याहू के गठबंधन को 120 में से 64 मिलने की बात बताई जा रही। 120 में से 64 सीटें इन्होंने हासिल कर ली है इनके गठबंधन में। बताया जाता है कि जो इजराइल की संसद है इसमें टोटल 120 सीट है। नेतन्याहू की लिकुड पार्टी, नेतन्याहू की कौन सी पार्टी है? लिकुड पार्टी और उसके सहयोगी सब मिलकर गठबंधन किए और 64 सीटें ये लोग जीत लिए। इजराइल की राजनीति पूरी तरह से गठबंधन पर आधारित है। यहाँ कोई भी एक पार्टी संसद में कभी भी बहुमत हासिल नहीं कर पाती, इसलिए सरकार बनाने के लिए दूसरे दलों की मदद लेना पड़ता है। नतीजे पूरे होने से पहले ही नेतन्याहू ने लिकुड पार्टी के चुनाव मुख्यालय में अपने समर्थनों को संबोधित किया था। उन्होंने कहा था कि हम एक बहुत बड़ी जीत के कगार पर हैं। इजराइल में 2019 के बाद से ही राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। कभी कोई रहता, कभी कोई रहता है। यहाँ सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे नेतन्याहू को रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप लगने के बाद अपनी कुर्सी छोड़ना पड़ा था। इस चुनाव में नेतन्याहू के मुख्य प्रतिद्वंदी, मुख्य अपोजिट के नेता कौन थे? यार लैपिड थे। इजराइल में चुनाव कैसे होता है इसको हम देख लेते हैं। देखिए 120 सीटें हैं यहाँ पर। इजराइल चुनाव में जिस भी पार्टी के पक्ष में वोटर टर्नआउट ज़्यादा रहेगा, जो लोग ज़्यादा वोट देंगे, आप ये समझ लीजिए कि उसकी जीतने की उम्मीद ज़्यादा बन जाती है। असल में इजराइल में जनता कभी भी किसी उम्मीदवार के लिए वोट नहीं करती है, उनकी तरफ से पार्टी को वोट किया जाता है। कैसा सिस्टम है यहाँ पर? हम डायरेक्टली अपने नेता को वोट नहीं दे रहे हैं, हम पार्टी को वोट दे रहे हैं। अगर संसद में किसी को भी सीट चाहिए तो नेशनल वोट का कम से भी कम 3.25% होना ही चाहिए। संसद में किसी को भी सीट यदि चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? उसको नेशनल लेवल का जो वोट है उसका कम से भी कम 3.25% उसको लाना पड़ेगा। मतलब इजराइल में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाली चुनाव व्यवस्था चलती है, जहां पर जिस पार्टी को जितना वोट मिलेगा उसी के हिसाब से उसे सीटें भी मिलेंगी। कुल मिलाकर के आप नेता को नहीं, किसको चुनते हैं? पार्टी को चुनते हैं। इसके बाद वाली न्यूज़ दोस्तों हम देखने वाले हैं अटल इनोवेशन मिशन से संबंधित। ठीक है, तो इसका हम एक वीडियो देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं आसान शब्दों में वीडियो के माध्यम से कि अटल इनोवेशन आखिर मिशन होता क्या है। वित्त नीति आयोग ने देश में युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और उन्हें तकनीकी तौर पर मदद देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत की है। और इसी कड़ी में उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने खुद युवा उद्यमियों से मुलाकात की। इन लोगों में कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने तमाम मुश्किलों के बावजूद ऐसी तकनीकें इजाद की जिनका इस्तेमाल नासा जैसे बड़े संस्थान भी करना चाहते हैं। दुनिया का सबसे युवा देश भारत की युवा प्रतिभाएं अपने आप में इस तथ्य की मिसाल हैं कि अगर उन्हें मौका और माहौल मिले तो वे दुनिया भर पर छा सकते हैं। श्रेयस ने एक ऐसा ऐप बनाया जिसके इस्तेमाल से आप अपने चश्मे का नंबर आसानी से जान सकते हैं। लेकिन अब नासा अपने मिशन में इस तकनीक का इस्तेमाल करना चाहता है। इसी तरह से खनक की टीम ने एक ऐसा साधारण सा तरीका खोज निकाला है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका केला नेचुरल तरीके। तो दोस्तों अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत हुई थी 2015 में। बच्चों में इनोवेशन की भावना को बढ़ावा देने के हिसाब से गवर्नमेंट की तरफ से इसकी शुरुआत की गई थी। थोड़ा सा और भी हम जान लेते हैं इसके बारे में। लेट अस एम टू इनोवेट। और जब मैं लेट अस एम टू इनोवेट कहता हूं तो मेरा एम का मतलब है अटल इनोवेशन मिशन। नीति आयोग के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक इरादा है कि इस एम के द्वारा, अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा पूरे देश में एक इकोसिस्टम तैयार हो। इनोवेशन, एक्सपेरिमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ये एक सिलसिला चले और उससे नए रोजगार की संभावना भी बढ़ने वाली है। हमने नेक्स्ट जनरेशन इनोवेटर्स अगर तैयार करने हैं
तो हमारे बालकों को उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। और इसलिए भारत सरकार ने एक अटल टिंकरिंग लैब्स का इनिशिएटिव लिया है। I also thank the government of India and the Niti Aayog to introduce this Atal Labs in all schools, so that the children are getting the facilities to do such innovations and get more innovative ideas. ATL is one of the accredited scheme which is taken by the central government for the development of the nation. ATL has been a great experience for me, and I hope I can also be a part of ATL in the coming years. उसी प्रकार से इनोवेशन के साथ सीधा सीधा संबंध आता है इंक्यूबेशन सेंटर का। हमारे पास सशक्त और समृद्ध अगर इंक्यूबेशन सेंटर है तो इनोवेशन के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, प्रयोग करने के लिए, उसको एक स्थिति पर लाने तक के लिए एक व्यवस्था मिलती है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना को लेकर के। तो 2014 की ये स्कीम थी, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। तो उस सुनवाई में क्या रिजल्ट आया, इसको यहाँ पर बताया जाता है। तो ये जो एम्प्लॉई पेंशन स्कीम है, ये कानूनी और वैध है। कई कर्मचारियों को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों ने कर्मचारी पेंशन योजना में अभी शामिल वो लोग नहीं हुए थे, इसका विकल्प का यूज़ वो नहीं किए थे, ऐसा करने के लिए उनको 6 महीने का टाइम और दिया जाना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने पेंशन फंड में शामिल होने के लिए 15,000 रुपया मासिक वेतन की सीमा को भी ख़त्म कर दिया। जैसे कि मैं 16,000 रुपये कमा रहा हूँ, मैं महीने में 15,000 रुपये कमा रहा हूँ, तभी जा कर के मैं EPS योजना का फ़ायदा उठा सकता हूँ। तो इस सीमा को ख़त्म कर दिया है। जो साल 2014 के संशोधन में अधिकतम पेंशन योग्य वेतन, मतलब मूल वेतन, महंगाई भत्ता मिला दो तो 15,000 रुपये प्रति महीना होना चाहिए, और संशोधन से पहले अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 6,500 रुपया प्रति माह था। अब जो मामले की सुनवाई हो रही थी और क्या ये मामला था, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो विवाद था मुख्य रूप से EPS 1995 के आर्टिकल 11 में किए गए कुछ बदलाव से संबंधित है। संशोधन पेश किए जाने के पहले हर कर्मचारी को, जो 16 नवंबर 1995 को कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 का सदस्य बना था, EPS का लाभ उठा सकता था। EPS 1995 के पहले के जो बदलाव वाले संस्करण में अधिकतम पेंशन योग्य वेतन सीमा रखी गई थी 6,500। हालांकि जिन सदस्यों का वेतन इससे ज़्यादा था, वे अपने नियोक्ताओं के साथ, मतलब अपने जिस भी कंपनी में वो काम कर रहे हैं के साथ साथ अपने वास्तविक वेतन का 8.33% का योगदान करने का विकल्प चुन सकता था। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो निर्णय लिए गए हैं, आर्टिकल 142 के अंतर्गत लिए गए हैं, जिसके अंतर्गत न्याय को सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई भी प्रकार का ऑर्डर पारित कर सकती है। आर्टिकल 142 से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिल जाती है सुप्रीम कोर्ट को। इसने अलाउ कर दिया है उन योग्य मेंबर्स को हु हैड नॉट ऑप्टेड फॉर इनहेंस पेंशन कवरेज, जैसे कि मैंने यदि EPS में अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, मैं उसको अपनाया नहीं था, प्रायर टू द 2014 अमेंडमेंट टू डू सो इन 4 months, तो उनके लिए ये काफ़ी राहत वाली खबर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाई गई है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन से संबंधित। सरकार ने टारगेट रखी है कि 2041 तक मथुरा और वृंदावन को हम कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने वाले हैं। मथुरा वृंदावन वन ऑफ द इंडियाज़ लार्जेस्ट पिलग्रिमेज सेंटर मतलब तीर्थ यात्रा के लिए केंद्र बिंदु माने जाते हैं मथुरा वृंदावन। एम्स टू बिकम ए नेट जीरो कार्बन इमिशन, ये शहर 2041 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन वाले टूरिस्ट सिटी के रूप में उभर कर सामने आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से कहा गया है द हिंदू को। इसका मतलब ये हो गया
कि जो टूरिस्ट व्हीकल्स हैं इनको बैन कर दिया जाएगा फ्रॉम द एंटायर ब्रज रीजन। टूरिस्ट व्हीकल को जो पूरा ब्रज रीजन है यहाँ पर क्या किया जाएगा, बैन किया जाएगा। विच इंक्लूड्स फेमस पिलग्रिम सेंटर सच एज वृंदावन एंड कृष्ण जन्मभूमि। यहाँ पर व्हीकल को अलाउ नहीं किया जाएगा। इसकी जगह पर केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज्ड एज पब्लिक ट्रांसपोर्ट विल बी अलाउड इनटू द एरिया। यहाँ पर आप अपनी खुद की कार को लेकर के नहीं जा पाएंगे, केवल सरकारी बसें, सरकारी साधन ही यहाँ तक आपको लेकर के जाएंगे, और वो भी पार्टिकुलर यहाँ चलने वाली हैं चीज़ें कौन सी, इलेक्ट्रिक साधन सरकार चलाने वाली हैं। तो जितनी भी जो 252 वाटर बॉडीज़ हैं, झील हो गए, तालाब हो गए, एंड 24 फॉरेस्ट इन द एरिया विल आल्सो बी रिवाइव्ड। 252 जो वाटर बॉडीज़ हैं, जल के सोर्स हैं, इसके अलावा 24 जो अलग अलग फॉरेस्ट वाले एरिया हैं, इनको फिर से जीवित किया जाएगा, ऐसा ऑफिशियल की तरफ से, ठीक है, ये गुप्त जानकारी दी गई है गवर्नमेंट्स ड्राफ्ट रीडेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत। इस प्लान में कहा गया है कि जो ब्रज रीजन्स का एनुअल पिलग्रिम टूरिस्ट फुटफॉल है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है टू मल्टीप्लाई फ्रॉम द करेंट लेवल 2.3 करोड़ से 6 करोड़ बाय 2041। जब सरकार को लग रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट लोग आ सकते हैं, टूरिज्म के द्वारा हमारी कमाई हो सकती है, तो और भी ज़्यादा हम कैसे करके अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अभी लगभग 2.3 करोड़ आ रहे हैं, तो ये बढ़कर के 2041 तक 6 करोड़ लोग आएंगे सालाना, यहाँ पर बताया जाता है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ जस्ट फॉर हमारे नॉलेज के लिए है आरएसएस के बारे में थोड़ी सी हम बेसिक जानकारी देखने वाले हैं। आरएसएस की हिस्ट्री यदि हम देखें तो डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करी थी। उनके अनुसार क्या है, भारत की सभ्यता की विविधता, हम देखते हैं भारत की कल्चरल चेंजेस, थोड़े से एरिया चेंजेस होते जाता है, कपड़े चेंज हो जाते हैं, भाषा बोली चेंज हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें, खान पान, जलवायु, इस प्रकार के हम परिवर्तन देखते रहते हैं। तो सभ्यता में हमारी जो विविधता है और जो स्वतंत्रता है, इसकी रक्षा करने के लिए, हिंदू को इकट्ठा करने के लिए आरएसएस की स्थापना इन्होंने करी थी। हिंदू अल्पसंख्यक वाले स्थानों पर उस समय संघ का कार्य बहुत था। सबसे ज़्यादा काम इनको कहाँ करना है, जहाँ पर हिंदुओं की संख्या कम है और बाकी अदर धर्मों की संख्या ज़्यादा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि धर्म परिवर्तन उनका कराया जा रहा हो, ऐसी कुछ घटना घटित ना हो, इसीलिए इन्होंने आरएसएस की स्थापना करी थी। आरएसएस को स्थानीय समुदाय के नेताओं से भी समर्थन मिला था। ऐसे संरक्षकों के अनुमोदन पर भेजे गए पूर्णकालिक कार्यकर्ता या फिर प्रचारक ने समर्थन हासिल किया और नागपुर स्थित अपने मुख्यालय से अपने प्रयासों को संगठित किया। तो मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया था, नागपुर में बनाया गया था। संघ विचारधारा की यदि हम बात करें तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था, हिंदू धर्म का फिर से उद्धार करना है और हिंदुओं के लिए एक समूह बनाना। एक साथ जब तक हिंदू लोग आएंगे नहीं, तब तक के वो किसी भी चीज़ से जीत नहीं सकते हैं, ठीक है। कोई अपनी बात मनवाना है, कभी किसी के ऊपर प्रॉब्लम आ गई है, तो इसके लिए उन्हें संगठित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आरएसएस की मूल विचारधारा एकात्म मानववाद और हिंदुत्व, एक तरह के हिंदू राष्ट्रवाद पर आधारित है। आरएसएस से संबंधित एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब आरएसएस देखिए, बहुत ज़्यादा कट्टर हिंदूवादी विचारधारा वाले लोग भी इसमें रहा करते थे। तो 1948 में जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी, तो उस टाइम में गवर्नमेंट ने क्या काम करा था, इस संगठन को बैन कर दिया था। फिर इसकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है। सुनवाई में जब पता चला कि नहीं, इनका कोई हाथ नहीं था, तो फिर से इसको चालू करने की बात करी गई थी। तो आरएसएस का अपना एक कुछ नियम कानून या फिर संविधान भी होना चाहिए। तो मार्च 1949 के महीने में सरकार को इसका नियम कानून भेजा गया कि हमारे इसमें ये संविधान है, इसके हिसाब से हम चलते हैं।
उसी साल जुलाई के महीने में संविधान और इसे अपनाने पर कई बातचीत के बाद आरएसएस से प्रतिबंध हटा लिया गया था। अब हम बात कर लेते हैं सरसंघ संचालक। ठीक है, सरसंघ संचालक को संघ या फिर आरएसएस संगठन के परिवार का मुखिया के रूप में जाता है। सबसे बड़ी पोस्ट पर कौन रहता है? सरसंघ संचालक। सरसंघ संचालक को नामांकन द्वारा चुना जाता है, जो वार्षिक अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में हुए चुनाव के बाद होता है। आरएसएस के सरसंघ संचालक में बी हेडगेवार, एमएस गोवलकर, मधु दत्तात्रेय देवरस, मतलब ये नाम बताए गए हैं। न्यूज़ की बात करें तो मद्रास हाईकोर्ट ने अलाउ कर दिया है आरएसएस के मार्चेस को 41 प्लेस पर तमिलनाडु में। तमिलनाडु में 41 प्लेसेस पर आप मार्चिंग कर सकते हैं, ऐसा वहां के हाईकोर्ट की तरफ से दिशा निर्देश जारी किया गया है। मद्रास हाईकोर्ट ने फ्राइडे के दिन ग्रांट कर दिया परमिशन आरएसएस को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, कि वो मार्च निकाल सकती है, पब्लिक मीटिंग कर सकती है 50 में से 41 प्लेसेस को across Tamil Nadu on Sunday on condition that they be conducted only on premises with compound walls such as ground और stadium। कहाँ पर? जहाँ पर वाल है, ठीक है, दीवार बनाई गई है, बाउंड्री बनाई गई है, ग्राउंड्स हो सकते हैं या फिर स्टेडिया भी हो सकते हैं। यहाँ पर ही आप इनका आयोजन किया जा सकता है। स्टेडिया मतलब यहाँ पर स्टेडियम से है। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं गुजरात से। एक्स जर्नलिस्ट, आम आदमी पार्टी की तरफ से एक्स जर्नलिस्ट को अपनी पार्टी यदि जीतती है तो ये इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। इनका नाम है इसुदन गढ़वी। ओबीसी की कैटेगरी से ये बिलोंग करते हैं और पहले ये जर्नलिस्ट हुआ करते थे। तो जर्नलिस्ट की पोस्ट, जर्नलिस्ट के बाद ये जब आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे थे तो फिर जर्नलिस्ट के पद को इन्होंने छोड़ दिया था। तो 40 साल पुराने ओल्ड टीवी जर्नलिस्ट टर्न पॉलिटिशियन इशू गढ़वी एज द पार्टीज चीफ मिनिस्ट्रियल फेस इन गुजरात अहेड ऑफ द नेक्स्ट मंथ असेंबली इलेक्शन। गढ़वी ने ज्वाइन कर लिया था आम आदमी पार्टी को लास्ट ईयर आफ्टर क्वाइटिंग एज एन एडिटर ऑफ वीटीवी। वीटीवी का ये क्या हुआ करते थे? एडिटर के रूप में काम करते थे। एक लोकल गुजरात न्यूज़ चैनल है। हिज इवनिंग शो महामंथन वाज ए पॉपुलर न्यूज़ प्रोग्राम इन द स्टेट। तो गुजरात राज्य में सबसे फेमस व्यक्ति को समझ लीजिए चुना गया है। दूसरे नंबर की बात ये है, शाम के टाइम में आता था इनका शो, इवनिंग शो महामंथन, जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहा था। जब इन्होंने मिस्टर केजरीवाल के द्वारा इनका नाम अनाउंस किया गया था तो केजरीवाल का कहना था कि 16 लाख पीपल ने पार्टिसिपेट किए थे एक सर्वे में, कंडक्ट कराया गया था बाय द पार्टी कि हमें चूज़ करना है मुख्यमंत्री का चेहरा, एंड 73% लोगों ने हमें ये सजेस्ट किया था कि आप इनको मुख्यमंत्री बनाइए। कार्बन न्यूट्रल जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन बात बताई गई है, यहाँ पर बनाने की बात करी जाती थी, तो उसी में आगे बताया जा रहा है। देखिए, मथुरा और जो वृंदावन एरिया है इसमें प्लानिंग की गई है कि हम इसको डिवाइड करेंगे इंटायर रीजन को 4 क्लस्टर में, ईच कॉन्टेनिंग 2 ऑफ द 8 की सिटीज़। क्या कहा जा रहा है? प्रत्येक में शामिल रहेगा 2 ऑफ द 8 की सिटीज़। 8 में से 2 सिटीज़ इसमें शामिल होने वाली हैं। मतलब 2-2 सिटी को ले लेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएंगे। द आइडिया इज़ टू फॉर्म स्मॉल सर्किट। आइडिया में कुछ स्मॉल सर्किट निर्माण करने की बात करी जा रही है जिनको बोलते हैं परिक्रमा पथ, विच द पिलग्रिम कैन अंडरटेक आइदर ऑन फुट और यूजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो या तो यहाँ आप पैदल चलिए या तो फिर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ करिए। इसके अलावा टूरिस्ट लोगों को अपने व्हीकल की पार्किंग के लिए आउटसाइड में, सिटी के आउटसाइड में ही आपको पार्किंग करना पड़ेगा। आप यूज़ कर सकते हैं केवल और केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे कि ई रिक्शा, मिनी बसेस टू ट्रैवल विद दीज स्मॉल सर्किट। ये छोटे छोटे जो स्मॉल सर्किट बनाए गए, यहाँ यदि आपको घूमना है तो ऐसी व्यवस्था यहाँ पर करी गई। इसके अलावा प्लानिंग है
कि हमें परिकल्पना करना 3 से लेकर के 5 चार्जिंग पॉइंट का इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग की व्यवस्था के लिए मथुरा और वृंदावन में, एंड 2 ईच इन द अदर की टाउन। इसके अलावा और जो अदर की टाउन्स बनाए गए हैं वहाँ पर भी चार्जिंग की व्यवस्था होने वाली है। ईच परिक्रमा पथ विल इंक्लूड वाटर कियोस्क, हर परिक्रमा पथ में शामिल रहेगा वाटर कियोस्क, सेंटर डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रसाद है, डाइनिंग हॉल है, रेस्टिंग के लिए स्पेस बना है, टूरिस्ट लोगों के लिए मतलब आराम करने के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था करी गई है। इनमें से जो कुछ पथ हैं उनकी जो प्लानिंग है किस प्रकार से, गोवर्धन, गोकुल, बरसाना एंड वृंदावन, ऑल प्लेसेस डीपली एसोसिएटेड विद कृष्ण डिवोशन, सारे के सारे जो है कृष्ण भक्ति से सराबोर हैं ये जितनी भी जगहों के नाम हम लिए। फॉरेन वाले पेज में चलते हैं और देख लेते हैं न्यूज़ चाइना से। चाइना का जो होम ग्राउंड बेईडाऊ है, क्या लिखा है यहाँ पर, बेईडाऊ सैटेलाइट सिस्टम, ये चाहता है कि अब हम इसको ग्लोबल लेवल पर विकसित करें। अमेरिका के ऊपर हम रिलाय नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि हम एक खुद का नेविगेशन सिस्टम लॉन्च करें। ये तो अपने हिसाब से तो इन्होंने तैयार कर ही लिया है, लेकिन ग्लोबली रीच बढ़ाने के हिसाब से अब ये क्या काम कर रहा है, चाइना इसको वर्ल्ड लेवल पर उतारना चाहता है। चाइना ने फ्राइडे के दिन आउटलाइन किया है कुछ प्लानिंग को कि हम फर्दर एक्सपांड करना चाहते हैं ग्लोबल रीच ऑफ इट्स होम ग्राउंड बेईडाऊ सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। वो चाहता है कि हम एक अल्टरनेटिव की तरह इसको यूज़ करें अमेरिका के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की जगह में। जीपीएस की जगह में हम किसका यूज़ करने वाले हैं, बेईडाऊ सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का। एक वाइट पेपर रिलीज़ किया गया था चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा। उनका कहना है बीजिंग इज़ स्ट्रेंथनिंग रीजनल कोऑपरेशन, हम हैं जो है क्षेत्रीय मदद की ज़रूरत है, हम इसको बढ़ावा देना चाहते हैं। जैसे कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, आसियान, अफ्रीकन यूनियन है, लीग ऑफ अरब स्टेट है एंड द कमिटी ऑफ लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन स्टेट, हमें इन सब के कोलैबोरेशन की ज़रूरत है, कोऑपरेशन की ज़रूरत है। तो बीजिंग ने 2020 से ही एज मेड एन आउटरीच टू साउथ एशिया, वो क्या काम कर दिया है, 2020 से ही साउथ एशिया को पकड़ना चालू कर दिया, एंड इज़ ऑलरेडी वर्किंग और इन डिस्कशन विथ ए नंबर ऑफ कंट्रीज़ इन द रीजन, जैसे कि पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, कि आप जो है अडॉप्ट करिए BDS सिस्टम को, बेईडाऊ सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम को। द बेल्ट एंड रोड कंट्रीज़ आर आवर प्रायोरिटी, सबसे ज़्यादा हम प्राथमिकता किनको दे रहे हैं, जिन्होंने BRI को अपनाया है, BRI के जो लोग पक्ष में हैं। उनका कहना है BDS, जिसमें आज के टाइम में जो कॉन्सिलेशन है कितने 30 सैटेलाइट्स का एक ग्रुप है एक ऑर्बिट में, बिगेन इट्स इंटरनेशनल आउटरीच वंस द सेटअप वाज फिनिश्ड इन 2018 में सेटअप को हमने बढ़िया कर लिए थे। तब से लेकर अभी तक आप यदि देखोगे ना तो कितना हो गया है, 30 सैटेलाइट का एक इन्होंने ग्रुप बना लिया है। इट इज़ नाउ इन यूज़ इन मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स कंट्रीज़, और आज के टाइम में हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं नाउ मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स कंट्रीज़, विश्व की लगभग आधी जनसंख्या। चाइना हेल्प कर रहा है कई सारे BRI पार्टनर्स को, जिसमें इंक्लूड है पाकिस्तान और श्रीलंका, लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कि कैसे करके आप कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं। सऊदी अरबिया भी यूज़ कर रहा है बेईडाऊ इन सर्विंग एंड मैपिंग पोजिशनिंग पीपल एंड व्हीकल इन डेजर्ट। कहाँ कहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है ये बात बताई जाती सऊदी अरबिया की द्वारा। इसके अलावा तजिकिस्तान BDS सिस्टम को यूज़ कर रहा है ताकि वो मॉनिटर कर सके डैम और लैक्स की विथ प्रिसीजन, और वो भी सूक्ष्मता के साथ में, शुद्धता के साथ में, प्रिसीजन मतलब शुद्धता। लेबनान इसका इस्तेमाल कर रहा है BDS का एट बेरूत पोर्ट फ्रॉम मैरीन सर्वे एंड कंस्ट्रक्शन, समुद्री सर्वे करना, उसको कंस्ट्रक्शन का काम करना है तो, और वहीं बर्किना फासो सर्वे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल के लिए यूज़ कर रहा है।
थोड़े से यदि हम यहाँ पर और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें तो पाकिस्तान 2014 में बन गया था पहला फॉरेन कंट्री जिसने सेटअप किया था बेईडाउ नेटवर्क सिस्टम को। साउथ एशिया और जो साउथ ईस्ट एशिया है, बोथ ऑफ विच आर की BRI रीजन्स आर ए करेंट फोकस ऑफ एक्सपांडिंग बेईडाउस प्रेजेंस। तो बेईडाउस की प्रेजेंस को बढ़ावा देने के लिए समर्थन मिल जा रहा है साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया से। Beidou has set up a first of 3 continuously operating reference station for its network in Thailand in 2013 to serve as a hub for ASEAN। इसका इतिहास 2013 का रहा है। 2013 में क्या क्या काम किया गया था? इसने इस सिस्टम में सेटअप करा था पहला 3 में से पहला कोर्स कहाँ पर? थाईलैंड 2013 में, ताकि ये सेवा प्रोवाइड कर सके आसियान को। चाइना और जो श्रीलंका है दोनों एग्री हो गए हैं कि हम सेटअप करेंगे 10 ठो कोर्स अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स इन चाइनीज़ ऑफिशियल।